तुम्हारा 11th वाला लेसन, उसमें छिल्ला है शहरीकरण की समस्या। शहरीकरण की परिभाषा हमने समझ ली है, तो भी फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि शहरीकरण एक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है कि परिणाम है, क्योंकि आर्थिक विकास के क्षेत्रों में उद्योगों और ढांचागत सुविधा का विकास और विस्तार शहरों तरफ देखने को मिलता है। यानी श्रम के लिए हेरफेर और उद्योगों के लिए सेवा क्षेत्र की ओर जाता है। जो गांव में उसका विकास नहीं होने के कारण व्यक्ति शहर तरफ जाता है। यहाँ पर शहर कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी दी है कि सामान्य अर्थ से ग्रामीण विस्तार में शहर के विस्तार की ओर कि लोगों को होने वाले स्थलांतर को शहरीकरण कहा जाता है। शहरीकरण एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिससे किसी भी एक विस्तार की जनसंख्या प्रमाण बढ़ता है और किसी एक स्थान पर केंद्रित होता है। कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर सब लोगों को रोजगार मिलता है वहाँ पर व्यक्ति इकट्ठा होता है, अर्थात तो छोटे से गांव की जगह वो शहर में रूपांतरित होता है, जो नगर या शहर के रूप में अस्तित्व में आता है। इसी परिणाम स्वरूप नगर या शहर में हुए केंद्रीकरण के रूप को अर्थघटन किया जा सकता है। परिभाषा में वर्ष 1951 में नगर या शहर की परिभाषा बहुत ही उदार थी, किंतु 1961 के नगर या शहर की दो परिभाषाएं अत्यंत अनुशासित रूप से की गई, जिसमें 1971, 1981, 1991 और 2001 की जनगणना, यानी हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। परीक्षा में अथवा एमसीक्यू में होगा ही ये प्रश्न के दौरान जो परिभाषा दी गई है वो नीचे है। ऐसे तमाम विस्तार जहां म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड अथवा नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो। दूसरा है ऐसा तमाम विस्तार जहां नीचे दर्शाए गए 3 मापदंड हो। अभी नगर पालिका और महानगर पालिका का इलेक्शन हो चुका, आप लोग जानते हो। 5000 या उससे अधिक जनसंख्या हो तो उसको शहर कहा जाता है। 75% या उससे अधिक कार्यशील पुरुष वर्ग, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र में रोजगार, यानी कौन कौन से 2 उद्योग होंगे? कृषि क्षेत्र के सिवा उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। जनसंख्या की घनता 400 प्रति वर्ग किलोमीटर का उसका अधिक है। विश्व में औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण का प्रमाण बढ़ा और इस तरह विश्व में औद्योगिकरण की प्रक्रिया चालू रहे तो 2050 तक, वहाँ पर अंडरलाइन कर दो पूरा कि एमसीक्यू में आ सकता है ये प्रश्न, कि 2050 तक विश्व की लगभग 2/3 जितनी जनसंख्या शहर में निवास कर रही है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक विकास का दर नहीवत होने के कारण भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से आगे बढ़ी, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने उद्योगों के प्रोत्साहन अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भी अधिक उद्योग विकास हुए हैं देने की नीति का अमल किया जाए, उससे औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने से शहरीकरण होने लगा। अपितु शहरीकरण की प्रक्रिया अत्यंत मंद है। वहाँ पर फिर से प्रश्न आया कि 1991 में आर्थिक सुधार, वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, एमसीक्यू में भी ये प्रश्न रहता है, अर्थात वन वर्ड आंसर में भी रहता है कि आर्थिक सुधार कब हुआ। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देने की नीति से अधिक उदार बनाया गया और उद्योगों तथा स्थापना के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन सरकार द्वारा घोषित किया गया है। अतिरिक्त सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की नीति के कारण सेवा क्षेत्र को भी इसी समयावधि के दौरान तीव्र विकास होने से शहरीकरण की प्रक्रिया को अति गति मिली। अब सामान्य रूप से शहर देखने के लिए 3 बातें विभक्त नजर में आती है। पहला है नगर या शहर के विस्तारों में मृत्यु दर की अपेक्षा से जन्म दर ऊंचा होने के कारण शहरों में जनसंख्या का प्रमाण बढ़ता है, क्योंकि गांव में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। उन लोगों को रोगों के लिए अथवा दवाई के लिए उनको शहर ऐसे बड़ी हॉस्पिटलों में आना पड़ता है, अर्थात वहाँ पर शिक्षा का प्रमाण भी कम है। गांव और नगर विस्तार के परिभाषा में फेरफार होने से कुछ ग्रामीण विस्तार में शहरी विस्तारों के शामिल हो जाते हैं। फलस्वरूप शहर की जनसंख्या हमारे 4 बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट। ग्रामीण विस्तार में नगर विस्तार में लोग बड़ी संख्या में स्थानांतरित होते हैं, जिससे शहर के विस्तार में वृद्धि होती है। इसी प्रकार उपरोक्त चर्चा के फलस्वरूप ऐसा कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई और 1991 के आर्थिक सुधार के बाद उसमें लगातार वृद्धि होती रही। वहाँ पर नीचे आंकड़े भी दिए हुए हैं। 1961 में 17.97, 1971 में 19.91, 1981 में 23.34, 1991 में 25.32, 2001 में 27.86 और 2011 में 31.16
प्रतिशत है। अब हमें शहरीकरण का ये लेसन का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, शहरीकरण की असरें, जो आपके बोर्ड पे भी लिखी हुई है। दो प्रकार है, हकारात्मक और नकारात्मक, जिसके बारे में हमें जानना है। विश्व के सबसे बड़े अधिक शहरीकरण चीन के बाद भारत में हो रहा है, जनसंख्या के रूप में भी। अभी कौन सा है? चीन। अब दूसरा कौन सा हो जाएगा? भारत के हो रहा है। ऐसे कहा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र है, जो भारत में तीव्र आर्थिक विकास का निर्देश करता है। इसी आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण जो शहरीकरण अस्तित्व में आए, उसका भारतीय अर्थतंत्र को अनेक प्रकार के प्रभावित किया जाए तो उसके अंदर से दो भागों में बांटा गया है। पहला है शहरीकरण के सकारात्मक असरें, जिसके 6 पॉइंट है, और नकारात्मक के भी 6 पॉइंट है। दोनों आमने सामने समान ही दिख रहे हैं। देखो, एक तरफ है और एक तरफ समस्याएं दर्शाई हुई है। पहला है ढांचागत सुविधा की बढ़ोतरी। तो हमारी आरोग्य सुविधाएं कौन कौन सी है कि हम लोगों को सुविधा, आंतरिक ढांचागत सुविधा, शिक्षा, बिजली, सड़क मार्ग, यातायात की सुविधा, ये सब हमारी ढांचागत सुविधा है। जो ये समस्या ना हो तो व्यक्ति आराम से शहरीकरण अर्थात ग्रामीण विस्तारों में भी रह सकता है और ग्रामों में भी रोजगार प्राप्त कर सकता है। पर ये सब कहाँ पे देखने को मिलता है? शहरों में अथवा मोटे राज्यों में। ढांचागत सुविधा की बढ़ोतरी में शिक्षा, आरोग्य, बैंकिंग, या तो वहाँ पर अंडरलाइन कर देना कि कौन कौन सी सुविधा है। ये लेसन में लास्ट में आपको ये पूरे शब्द एक एक वाक्य सब पढ़ना है अलग अलग। पर ये कोर्स में अभी कोरोना के कुरान तुम्हारा कोर्स काट दिया है, तो ये पूरा प्रश्न आपको अलग अलग पढ़ना नहीं है। शिक्षा, आरोग्य, बैंकिंग, यातायात, संदेशा व्यवहार, बीमा, बिजली जैसी ढांचागत सुविधाएं को लगातार बढ़ोतरी होने से तमाम क्षेत्रों में रोजगार के अनेक गुण अवसरों का सर्जन हुआ, और रोजगार की वृद्धि होने से लोगों के चीजवस्तु खरीदने की खरीद शक्ति में बढ़ोतरी हुई। जो लोगों को रोजगार में वृद्धि होगी तो लोगों की आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो व्यक्ति क्या करेगा? वस्तु का उत्पादन अथवा मांग अधिक करेगा। मांग अधिक करेगा तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर से वही चक्र चालू रहता है, और खरीद शक्ति बढ़ोतरी होने से पुनः नए उद्योगों की स्थापना हुई और पुनः रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। इसी प्रकार ये चक्र लगातार चलता रहता है। अब गरीबी में कमी, हमारी पुरानी समस्या है गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या। पर अभी अर्थतंत्र की नई समस्या में शहरीकरण और स्थलांतर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो पुरानी समस्या है, गरीबी है पुरानी। पर जो शहर में आएंगे व्यक्ति, क्यों? रोजगार प्राप्त करने के। जो व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होगा तो गरीबी या बेरोजगारी कम हो जाएगी। अब दूसरा हमारा है गरीबी की कमी। गरीबी और बेरोजगारी परस्पर एक दूसरे से संलग्न है। वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, एमसीक्यू है। शहरीकरण होने से शहरों में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर का सर्जन होता है, जिससे गरीबी में कमी होती है, और इससे अतिरिक्त ग्रामीण बेरोजगार और गरीब लोगों में शहरों की ओर स्थानांतर करते हैं। उन्हें भी अपनी योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त होने से गरीबी में कमी होती है। सांस्कृतिक विकास के पहले के लोग जो 12 महीने के जो त्यौहार है, वही होली है अर्थात कोई भी त्यौहार, दिवाली है, ऐसे त्यौहार पर शहर में आने के बाद कोई नेशनल त्यौहार होते वो भी मनाते हैं, अंग्रेजों के त्यौहार भी मनाते हैं, वैलेंटाइन मनाते हैं। अभी कौन कौन से फ्रेंडशिप डे आता है, मदर्स डे आता है, फादर, सब डे मनाने लगे। वो हम लोग कोई मनाते नहीं थे, पर साथ समाज के साथ रहने के साथ ये भी सब होता है। शहरों में उच्च शिक्षा की तमाम सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध होने से लोग शिक्षा के माध्यम से अपने सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और समाज सुसंस्कृत समाज की रचना करने में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा वैविध्यपूर्ण वाचनालय, बुक स्टॉल और अन्य सांस्कृतिक विकास के विविध कार्यक्रम में भी व्यक्ति सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। अति आधुनिक, चौथा है हमारा अति आधुनिक आरोग्य सुविधा है। शहर की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शहर में जनसंख्या में बढ़ोतरी होने से शिक्षा के साथ साथ आरोग्य विषयक सुविधा की भी आवश्यकता पड़ती है। पहले कोई एक ही अस्पताल रहती थी, पर अब कैसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, यानी कोई भी रोग हो अर्थात कोई भी रिपोर्ट करवाने हो तो वही अस्पताल में प्राप्त है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमारे आसपास रखियाल में कौन सी है? नारायणा हॉस्पिटल। ऐसे सब सिविल ही होती है, पर अब नए नए हॉस्पिटल हमारे आसपास बन चुकी है कि हर एक सुविधा एक ही जगह से प्राप्त है।
कि जहां पर प्रत्येक प्रकार के रोग के अति आधुनिक इलाज एक ही जगह पर उपलब्ध होता है। इससे अतिरिक्त सरकार और स्थानिक स्वराज की संस्थाएं ऐसे अस्पतालों का निर्माण करती है, जिसका सीधा लाभ समाज के गरीब और मध्यम वर्ग को पता है। अभी वो आयुष्मान कार्ड आता है, कहीं किसी के पास होगा जिनकी आय कम है, अर्थात 5 लाख तक कोई भी रोग हो, उसका ऑपरेशन करना हो तो सरकार उसको फ्री में करती है और मिलने से उनका आरोग्य सुधार होने से उनके उत्पादन का सकारात्मक असर भी देखने को मिलती है। सामाजिक असर और आधुनिक विचारधारा कि गांव की अपेक्षा से शहर में शिक्षा एवं सांस्कृतिक विकास के कारण संदेशा व्यवहार के उपकरणों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और आसानी से वो स्वीकार कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी वाणी, वर्तन, विचारधारा, रहन सहन, रीत रिवाज इत्यादि बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और ऊंचा जीवन स्तर, शहरीकरण के कारण आय में वृद्धि तथा अति आधुनिक ढांचागत सुविधा के कारण ग्रामीण विस्तारों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा से शहर में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा देखने को मिलता है। अब वही परिणाम हमें उल्टा दिया हुआ है कि क्या क्या समानता, आर्थिक असमानता, कि गांव से व्यक्ति शहर तरफ आता है पर गांव के व्यक्ति के पास कोई शिक्षा अर्थात कोई नॉलेज ना हो तो उनको क्या करना पड़ता है, उनकी आय में बंटवारा हो जाता है। कि गांव से जो लोग आते हैं उनको क्या करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। हाँ, तो शहरीकरण के नकारात्मक में शहर एक और उच्च शिक्षा प्राप्त बौद्धिक एवं सामाजिक नियोजक वर्ग के रूप में कि अपने व्यवसाय इत्यादि को मालिक के रूप में आय और स्तर से खूब ऊंचा है, जबकि दूसरी ओर ग्रामीण तथा शहरी विस्तारों में रहने वाले निरक्षर एवं गरीब वर्ग श्रमिक वर्ग हो जाते हैं। दूसरा है सामाजिक असमानता, कि आर्थिक असमानता के साथ सामाजिक असमानता भी देखने को मिलती है और शहर में रहने वाले धनिक और शिक्षित वर्ग की आधुनिक दृष्टिकोण रखना पड़ता है और अशिक्षित गरीब वर्ग परंपरागत जटिल मानसिकता से ग्रसित है। अब गंदे आवास, क्योंकि गांव से शहर तरफ आते उनके लिए रहने की सुविधा तो होती नहीं है पर कई भी जगह पर रह जाते और गंदे जगह पर आवास बनाते हैं। गांव के शहर में और स्थलांतरित होने वाले समाज का गरीब मजदूर वर्ग पैसे अभाव से पक्के मकानों में रहने से आर्थिक क्षमता न होने के कारण उन्हें अनिवार्य रूप से शहर की दूर गंदी चालियों में कच्चे आवासों में रहना पड़ता है। कानूनी व्यवस्था में समस्या, अनियंत्रित शहरीकरण के कारण शहर में जनसंख्या विस्फोट के अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किया है। प्रति व्यक्ति वाहन की संख्या से अनेक गुना वृद्धि होने से ट्रैफिक की समस्या जटिल है। हम आसपास अभी देख रहे हैं, घर में एक व्यक्ति हो तो उसका एक जितने भी व्यक्ति उसके व्हीकल बन जाते हैं, उनको लाना ही पड़ता है क्योंकि कहीं ना कोई लोग दूर जॉब नौकरी करते होंगे तो जाने के लिए समस्याएं रहती है। अर्थात जिन लोगों को काम ना हो तो वो लोग क्या करेंगे, लूटपाट, चोरी इत्यादि वस्तु पर भी लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार पर्याप्त अवसर न उपलब्ध होने के कारण जिनकी आय कम होती है अर्थात जिसके चोरी, लूटपाट जैसे असामाजिक प्रवृत्ति की संख्या खूब वृद्धि होती है और उसके कानूनी और व्यवस्था की स्थिति उससे निपटने के लिए पर्याप्त न होने के कारण सामाजिक संतुलन बिगड़ती है। आंतरिक ढांचागत सुविधा है, जो आपको पहले ही पढ़ाया कि है जो सुविधा हमारे पास ना हो तो व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी नहीं। तो आंतरिक ढांचागत सुविधा जैसे कि परिवहन, आरोग्य, पक्की सड़कें, पीने का दूषित पानी समस्या, इसके अधिक पानीजन्य रोगों की समस्या, बिजली को अप्राप्य सुविधा, स्वच्छ संबंधित समस्या, सार्वजनिक शौचालय की अप्राप्य सुविधा इत्यादि आंतरिक ढांचागत सुविधा की अपेक्षा से अनुसार स्थानिक व्यवस्था तंत्र पूरी तरह से निष्फल रहा है। और छेल्ला पर्यावरण प्रदूषण, कि प्रदूषण व्यक्ति जो गांव से शहर तरफ आता है पर वो रहने के लिए गंदे आवास में भी रहता है। दूसरा कि इनके कारण अनेक जात के रोग फैलते हैं। अधिकतर हमारे शहरों में चमड़ी के और श्वसन तंत्र के रोग अधिक देखने को मिलते हैं। अभी पहला तो हमारे कोरोना हमारे सामने ही दिखता है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण के होने से शहरों में अनेक उद्योगों की स्थापना होने से तमाम प्रकार के प्रदूषण अनियंत्रित प्रमाण से बढ़ा है और इससे अतिरिक्त गंदगी की गंभीर समस्या से मानव जीवन पर विपरीत असर डाली है। वहाँ पर अंडरलाइन कर देना कि आधे अधिक गरीब जनसंख्या चमड़ी और श्वसन तंत्र के रोग से ग्रसित दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर तुम्हारा लेसन पूरा हो रहा है, पूरे आपका कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है। अब सब लोग बच्चों अच्छे से पढ़ना और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर